रेड मून के पिछले चैप्टर के एंड तक हमने देखा था कि वो सारे टेंटिकल्स हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हीरो ने उस टेंटिकल वाले आदमी का एक हाथ भी तोड़ दिया होता है। अब आगे चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सारे टेंटिकल हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हीरो उनमें से एक एक टेंटिकल को पकड़कर उनको तोड़ने लगता है बीच बीच में से ही, मतलब उखाड़ के फेंक रहा होता है और वो टेंटिकल चिल्लाते हैं। हीरो कहता है कि नहीं नहीं, इतना काफ़ी नहीं, अभी भी काफ़ी नहीं है। और ऐसा कहते हुए एक एक टेंटिकल को चुन चुन कर तोड़ने लगता है और फिर वो राक्षस डर कर भागने लगता है। हीरो कहता है क्या अब तुम मुझसे बच के भागना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, जो कि यहाँ पर फंस चुका है। और वहाँ से एक पाइप जैसी चीज़ लेता है हंसते हुए और अचानक से ऊपर से कूदते हुए कहता है कि अब तुम भाड़ में जाओ, और इसी के साथ एक टेंटिकल के ऊपर घुसा देता है वो। और बाकी सारे टेंटिकल वापस जब हीरो की तरफ बढ़ते हैं, हीरो अचानक से पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स मर चुके होते हैं। हीरो कहता है क्या इतना, बस इतने में हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतना खेलना मेरा काफ़ी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि वो टेंटिकल अचानक से फट जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होकर वो अलग अलग लोगों के ऊपर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। हीरो कहता है हाँ भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें चुनता हूँ। और एक बुढ़ी औरत के पीछे भागने लगता है। वो बुढ़ी औरत पीछे घूमती है, लेकिन हीरो तुरंत जाकर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है और आगे दूसरे लोगों के पीछे भागते हुए कहता है कि तो तुम लोग यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना ही मत। और इसी के साथ सभी लोग जितने भी वो इंसान होते हैं उन सभी को मार देता है। आगे कहता है इनमें से एक भी इंसान मुझसे लड़ने के काबिल नहीं था। और तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, वो कहता है आखिर ये कौन। हम देखते हैं कि ये वही रेलवे स्टेशन का वॉचमैन होता है और वो वहाँ पर काँप रहा होता है हीरो को, जो उसकी बहन कंट्रोल कर रही होती है। हीरो हंसते हुए कहता है कि चलो लगता है कि यहाँ पर एक और इंसान है, और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे मारना मत। और इसी के साथ हीरो कहता है कि बस बहुत हुआ। आगे उसकी बहन को पकड़ के खींचने लगता है और कहता है कि बस अब ऐसे ही खेलना बंद करो। उसकी बहन कहती है मुझे खींचना बंद करो और मुझे जाने दो। हीरो कहता है कि 17 बहुत हुआ, मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, लेकिन और अगर हमारी मूवमेंट एक जैसी नहीं होती तो हमारे मरने के ज़्यादा चांस थे। लेकिन वो कैफ़े के अंदर के लोग वो सब इंसान नहीं थे, इसलिए ये सही था कि तुमने उन्हें मार दिया। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड ये एक आम इंसान है और तुम ऐसे ही अब और ज़्यादा इधर उधर नहीं खेल सकती। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कहती कि बड़े भाई, और आगे उसको गले लगाते कहती कि बड़े भाई गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, है ना। और ज़रा उन राक्षसों को देखो, वो कितने ज़्यादा मतलबी और डरावने हैं। हीरो कहता है कि अगर वो इतने ज़्यादा डरावने हैं तो तुम्हें भागना चाहिए था, तुम्हें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। 17 कहती है कि चलेगा, तुम अपनी ये बकवास बाद में कभी करना और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और आगे कहती चलो वो लोग आ रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और अपना टेडी बेयर उठाते हुए हीरो को खींच के वहाँ से लेकर जा रही होती है। आगे हम देखते कि वहाँ पर वो सपोर्ट वाली लड़की आ जाती है छतरी लेकर, और उसी के साथ में वो दूसरी लड़की भी होती है। वो लोग उधर आकर देखते हैं और सिचुएशन के बारे में पता करते हैं। और हम देखते हैं कि उस पूरी जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया होता है। हीरो और उसकी बहन बाहर दूर से एक बिल्डिंग पर से वो सब देख रहे होते हैं। उसकी बहन कहती कि बड़े भाई तो आखिर तुम मुझे किस तरह से थैंक यू बोलने वाले हो। हीरो कहता है थैंक यू, अगर मैं तुम पर चिल्लाऊं नहीं वो भी बड़ी बात है। और अचानक से चुप हो जाता है और बाद में कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आगे वो लड़की कहती है कि और हाँ तुम मुझे खिलौने भी देने वाले हो ना। हीरो कहता है कि खिलौने वापस, क्या तुम्हारे पास एक ये है नहीं अपने हाथ में, मैंने ये तुम्हारे लिए कल ही तो खरीदा है, ये कितना क्यूट है। वो कहती कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए जो चिल्लाता हो और जितनी बुरी तरह से चिल्लाए उतना ज़्यादा अच्छा। हीरो कहता है कि वो चिल्लाने वाला, तो वो रबर के चिकन जैसा तुम बोल रही हो ना, वैसे वो इंसानों की बात कर रही होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे वो कहती है कि हाँ बड़े भाई तुम हमेशा मेरी बात कभी सुनते नहीं हो, और अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलने वाली, और वहाँ से कूद कर जाने लगती है। हीरो कहता है वो आखिर तुम कहाँ जा रही हो। उसकी बहन कहती कि बड़े भाई तुम्हें अब ध्यान से रहना होगा, कोई तुम पर नज़र रखे हुए है। और आगे हीरो उससे कहता क्या बोल रही हो, आखिर मुझ पर कौन नज़र रख रहा है। वो कहती कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, और उसको कहती कि गुड बाय बड़े भाई, और वहाँ से चली जाती है। हीरो कहता है ओए आखिर मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा। और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। हीरो नीचे देखते हुए कहता है कि अगर यार लगता है कि मुझे बस खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं वो उन बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता है और वहाँ से होते हुए नीचे उतरता है। वो कहता है कि मुझे उन लोगों को हो सके उतना अवॉइड करना होगा, अगर मैं वापस उनसे मिला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो नीचे खड़े उन सभी पुलिस वालों को देख रहा होता है। आगे वो कहता है कि चलो इसमें थोड़ा थकान होगा, लेकिन मुझे थोड़ा घूम कर ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं लग रहा है, लगता है कि सब कुछ सेफ है। और वहाँ से वो जब जा रहा होता है पीछे से आवाज़ आती है वही लूज इन, और हम देखते हैं कि पीछे वही लड़की होती है। हीरो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहती कि चलो इस गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी। हीरो कहता है कि वापस कॉफ़ी, अरे यार। और वो मन में सोचता है कि मैं 23 साल से जी रहा हूँ और आज तक मुझे कभी भी किसी औरत ने कॉफ़ी के लिए खास करके नहीं बोला, और खास करके ऐसी औरत।
क्या ये हो सकता है कि ये उन रेलवे सिक्योरिटीज में से एक हो और ये शुरू से ही मुझ पर नजर रख रही हो, लेकिन अचानक से मुझे कॉफी पे बुलाना, ये कोई मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा नुकसान होने वाला है और मैं इसे ऐसे डायरेक्टली ना तो नहीं कह सकता। आगे कहता कैसा रहेगा कि हम कुछ चीज़ों को बदल ले, मेरा अभी कॉफ़ी पीने का मन नहीं हो रहा है। आगे कहता लेकिन चलो कुछ भी हो, एक असली मर्द ऐसे ही कभी भी लड़ने नहीं चला जाता। आगे कहता तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो एक शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहती कि चलो मुझे समझाने दो, मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट से हूँ जो कि अब नॉर्मलिटीज और पॉल्यूशन के केस को है ना संभालने में रखते हैं, जो कि इन दीवारों के अंदर है। तुम हमें एक तरह की यहाँ की सरकार भी बोल सकते हो। और जब से वो लाल चांद यहाँ पर दिखाए, जितनी भी मेन सिटीज जिनको कि सैटेलाइट टाउन्स कहा जाता है, और उन सभी लोगों पर हमारी नज़र रहती है, और उनके बाहर के भी टाउन्स, और यहाँ तक कि इन सारी दीवारों का मेंटेनेंस वगैरह ये सारे हमारे ही लोग करते हैं, और बाहर के जितने भी पॉल्यूटेड लोग हैं उन्हें रोकना भी। और आगे कहता है अभी के लिए हमारा सबसे ज़्यादा मेन टास्क इस पॉल्यूशन को हैंडल करना है, और वो भी इन 5 मेन सिटीज़ में और 5 मेजर सैटेलाइट टाउन्स में। हीरो कहता है कि क्या यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ है इस शहर में भी? आगे वो कहती कि हाँ, और जो इवेंट तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे इस कॉफ़ी शॉप के इवेंट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसे एक रिपोर्ट देती है जो कि वो कॉफ़ी शॉप के बारे में होती है। आगे वो कहते हैं कि वो लाल मून का इंसिडेंट, उससे हमारे 70% से भी ज़्यादा इंसान पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, और जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें हम मेन सिटीज़ के अंदर रखते हैं और सैटेलाइट टाउन्स में, और दीवारों से उनकी रक्षा की हुई है। लेकिन असलियत में जितने भी लोग ज़्यादा बचे हैं उनमें से हम हार्डली किसी को भी नॉर्मल इंसान कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दिमाग के म्यूटेशन थे, और उससे बहुत सारे आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और हम ऐसे लोगों को पॉल्यूशन बुलाते हैं। हीरो कहता पॉल्यूशन, आखिर ये किस तरह का पॉल्यूशन है, और आखिर क्या होगा अगर कोई पॉल्यूटेड हो जाए? वो कहते कि उन्हें मार दिया जाएगा, और इस पॉल्यूशन को तुम एक नॉर्मल पॉल्यूशन की तरह भी समझ सकते हो। रेडिएशन फैल जाएगी और आसपास के लोगों में फैलेगी, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बर्ताव बताने लगेंगे, और ये किसी पेंडेमिक की तरह है। लेकिन पॉल्यूशन एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी चीज़ है, और हीरो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। आगे वो कहती कि ये मेंटल पॉल्यूशन, ये तुम्हारे एवरेज नॉर्मल पॉल्यूशन से अलग होता है, और उससे दिमाग की बीमारी होती है। और इसकी बीमारी का असर ऐसा होता है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेंगे डिप्रेशन के कारण, और कुछ लोग पागल होकर दूसरों पर हमला करेंगे, और कुछ लोग तो अपने बोलने की क्षमता ही खो देंगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगेंगे। और आसान शब्दों में कहूँ तो पॉल्यूशन से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिमागी बीमारी होती है, और जो लोग पॉल्यूटेड होते हैं वो बाहर से तो भले नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग चेंज हो चुके होते हैं। और सबसे ज़्यादा खास वो लोग हमारे इस दीवार के बाहर के उन पागलों से बहुत ज़्यादा अलग है। वो लोग हमारे पास में, हमारे नज़दीक भी रह सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा, और कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब उनके आसपास के लोग भी पॉल्यूटेड हो जाए। जैसे कि तुम उस कॉफ़ी शॉप को भी कह सकते हो, वहाँ पर टोटल 37 लोग थे, और उन सभी लोग वो सारे के सारे पॉल्यूटेड हो चुके थे, और वो सभी एक मॉन्स्टर बन चुके थे, और उन लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस कब की खो चुकी थी, और अब उनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, और नॉर्मली उनका एक ही इलाज है, उनकी मौत। आगे हीरो कहता है तो इतने सारे लोग, उन सभी लोगों को मरना होगा, क्या होगा कि हम जिस इंसान ने उन्हें पॉल्यूटेड किया उसे ही मार दे? वो कहती कि एक पॉल्यूटेंट को मारना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे जो पॉल्यूशन हो चुका है वो गायब हो जाएगा। आगे वो अपना चश्मा खोलते हुए कहती है कि जो साइकिक मॉन्स्टर है वो पॉल्यूशन का बस एक सोर्स है, और जितने भी ऑब्जेक्ट है जो कि पॉल्यूटेड हो चुके हैं वो एक तरह की उनकी बीमारी फैलाने का काम कर सकते हैं। और जब तुमने उस रेलवे स्टेशन पर उस मेन इंसान को मारा था जो कि उन सभी लोगों को पॉल्यूशन फैला रहा था, और उसके मरने के बाद वो जितने भी लोग थे वो अलग अलग भागने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक कि उनमें से एक भी बच के भाग सकता है वो पॉल्यूशन वापस फैलेगा, और तब और भी ज़्यादा लोग पॉल्यूटेड होंगे। हीरो कहता है अगर ऐसी बात है तो आखिर वो पॉल्यूटेड जो होता है वो एक इंसान को पॉल्यूशन करके कहीं अलग बाहर नहीं रख सकता जिससे कि वो वापस जिंदा हो सके। वो औरत कहती कि वो साइकिक मॉन्स्टर जो कि लेवल 1 का था वो इतना समझदार नहीं होता, और वो बस अपने इंस्टिंक्ट से ही दूसरों को चोट पहुंचाता किसी जानवर की तरह, और जो लोग इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते वो इसके आसपास इकट्ठा होते और इसके द्वारा कंट्रोल होते, और सिर्फ जब तभी इसकी मेन बॉडी मरती है तभी वो लोग अलग अलग अपने दिमाग से सोचने लगते हैं। हीरो कहता है कि अगर ये इतना ज़्यादा खतरनाक है और फिर भी तुम मुझे इसमें जोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भी पॉल्यूटेड में से ही एक हूँ? वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर तुम कभी पॉल्यूटेड हो ही नहीं सकते, या फिर ऐसा कहो कि तुम ऑलरेडी बहुत लंबे समय से पॉल्यूटेड हो। हीरो कहता क्या आके वो उसको एक किताब देते हो, कहती कि ज़रा ये देखो। हीरो वो देखते हो कहता कि ये डाटा और मेरा फोटो, मेरी एड्रेस और स्पाइडर क्लास मतलब क्या है? वो कहते कि जब से लाल चांद आया था बहुत सारे लोगों के दिमाग की ताकतें बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, और जितना ज़्यादा ताकतवर दिमाग होगा
उतने ही अच्छे से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये तुम्हारे मसल और हड्डियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तक बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि तुम्हें देख लो, तुम एक ऐसे साइकिक म्यूटेंट हो जिसके पास की बहुत ज़्यादा ताकत है, और तुम्हें देखकर तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल करने की लगती है हमें। हमारी टीम में एक ऐसा इंसान है जिसका कोड नेम गेको है, और उसकी बॉडी कंट्रोल की एबिलिटी 80% तक पहुंच चुकी है, और उससे उसके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक ताकत है। वो आराम से गोलियों को डॉज कर सकता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदूकों को आराम से चला सकता है, और यहाँ तक कि वो एक छोटे से कप जितने छेद में से भी आराम से निकल सकता है, और वो दीवारों पर ऐसे चलता है जैसे कि उसके लिए ग्रेविटी है ही नहीं। और जैसा कि हमने देखा है, तुम दोनों की एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा समान है, और हम तुम जैसे लोगों को स्पाइडर क्लास बुलाते हैं। जैसे कि तुम जैसे लोग जो अपने मसल्स और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जो कि ज़्यादातर मकड़ियों के जैसी होती है। तुम्हारी स्पीड, रिएक्शन, ये सब कुछ इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो, और ऐसी स्किल्स के साथ तुम खतरे से निपटने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और यह बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि तुम्हारे लिए दूसरे मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तुम भी एक साइकिक म्यूटेंट हो, और इसलिए तुम हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्योरीफायर का काम कर सकते हो, जो कि इन म्यूटेंट्स को हमारे लिए निपटा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।